हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पीछे जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था सॉल्यूशन चैप्टर का, एक तो मोललता और एक मोलरता। मैंने आपको कहा था कि मैं इसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन लेके आऊँगी ताकि आपको वो टॉपिक जो है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोलरता की डेफिनेशन क्या है। मोलरता की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आपको कल समझाया था, मोलरता की डेफिनेशन हो जाएंगे आपके विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन, यही था। लेकिन एक चीज आपको मैंने कहा था ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट यही रहता है। लेकिन अगर वो आपको ml में दे, मिलीलीटर के अंदर दे, तो वहां पे हमको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसने हमें जो विलयन दिया है वो किसमें दिया है, ml में। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, मोलरता की बात करें तो इनकी जो वैल्यू है वो आपको रखनी है। तो देखो सबसे पहली बात, विलय के मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन के अंदर इसने आपको विलय का भार दे रखा है, इसकी जो मोलों की संख्या वो नहीं दे रखा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम किसी के भी मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, मोल ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भार अपॉन में अनुभार। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, भार अपॉन में अनुभार। तो अगर आप मोल ज्ञात करोगे, तो अगर आप यहाँ पर विलय के मोल ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ पर आपको भार कितना दे रखा है, 5 ग्राम। कितना दे रखा है, 5 ग्राम। लेकिन अनुभार की बात करें तो अनुभार आपको पता है कि इनमें जो आपके जितने भी परमाणु हैं आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं, और ये जो अणु है इन सभी का जो भार होगा टोटल, मतलब परमाणु को जोड़ने के बाद जो भार आएगा वो अनुभार होगा। मतलब इन सभी का जो टोटल भार होगा वो हमारा क्या होगा, अनुभार होगा। और यहाँ पे जो NaOH है उसका अनुभार कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर अगर हम इसको कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। ठीक है। तो अब देखो ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास विलय के मोल। विलय के मोल आपने ज्ञात कर लिए, आप यहाँ पे मान पुट कर दो। अपॉन में आपको विलयन का आयतन दे रखा है जो कि 450 है, ml में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है। उसके बाद इसको आप जब सॉल्व करोगे पूरे को, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 0.277 मोल पर लीटर। क्लियर बात। तो ये तो हमने किसका ज्ञात कर लिया, ये हमने इसकी मोलरता ज्ञात कर ली। अब आता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडी होगी स्क्रीनशॉट तो अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मोललता यानी मोलैलिटी। अगर मोललता ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, विलय के मोल, आई थिंक आपने ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। अब देखना है आपको कि क्वेश्चन के अंदर जो विलायक का आपको द्रव्यमान मिल रहा है, ये रहा आपका विलायक। जो द्रव्यमान आपको मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है, किलो में या ग्राम में। तो ग्राम में दे रखा है, जब ग्राम में आपको मिलता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसको ज्ञात करेंगे तो विलय के मोल आपको कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे भी आपको क्या कर रखा है, मोल नहीं दे रखे। तो मोल आप कैसे ज्ञात करते हो, यहाँ पे सिर्फ विलय के क्या दे रखे हैं, भार। तो अगर आपको मोल ज्ञात करना है तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भार अपॉन में अनुभार, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में अपनों ने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर अगर मैं मोल ज्ञात करूंगी तो मेरे पास भार कितना दे रखा है, भार आपको
दे रखा है 4.2। और अनुभार की अगर हम बात करें तो H2SO4 का जो अनुभार आप ज्ञात करोगे वो आ जाएगा आपका 98। ठीक है, तो अब देखो अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना। अपॉन में विलायक का जो द्रव्यमान है वो आपको कितना दे रखा है 250, इंटू में कितना हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये 1 पे ये 4 पे। ठीक है, इसको जब आगे आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मोलैरिटी का 0.1 सॉरी सही है 1714। ठीक है, मोल पर केजी, आपने यहाँ पे ग्राम लेके चल रहे हो, अपने केजी में लेके चल रहे हो, सॉरी, मोल पर केजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा, इजी सा था, कुछ नहीं है, आप बस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले ली होगी स्क्रीनशॉट। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोल भिन्न या मोल अंश। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, वो है आपका मोल भिन्न या मोल अंश। ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं हम। अगर अपने बात करेंगे मोल भिन्न या मोल अंश के बारे में, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जब हम किसी भी विलयन के मोल अंश की बात करते हैं तो उसके मोल अंशों का जो योग होता है, यानी जो उसके मोल अंश का मान होता है विलयन का, वो हमेशा एक होता है। चाहे आप विलयन के अंदर 2 भिन्न अंग ले रहे हैं, चाहे 3 ले रहे हैं, चाहे 4। यानी सीधी सी बात ये है कि जो विलयन आप तैयार कर रहे हैं उसमें अगर आपने एक विलय ले लिया, एक विलायक ले लिया, तो मैं बोल सकती हूँ कि उस विलयन के अंदर आपके पास 2 ही चीजें हैं, दोनों को मिला के आप विलयन तैयार कर रहे हो। ठीक है, उस टाइम भी जो उसका विलयन का मोल अंश होगा वो 1 होगा। चाहे आप 3 चीजों से मिलकर विलयन बनाओ, यानी त्रिअंगी विलयन बनाओ, मतलब जिसमें आपने ए बी सी तीनों को मिला के आपने अपना विलयन तैयार किया है, तो वहां पर भी आपका जो मोल अंश होगा विलयन का, वो कितना होगा, 1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ इस चीज को समझो। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, पात्र है। इस पात्र के अंदर आपने ए ले लिया विलय के रूप में। ठीक है, एक आपने इसमें ले लिया बी ले लिया आपने विलायक के रूप में। ठीक है, तो जो यहाँ पर ए है, ए विलय है, इसके तो मोल अंश को अपने लिखेंगे एक्स ए से, और जो बी के मोल अंश है इसको अपने लिखेंगे एक्स बी से। ये ए का मोल अंश है यानी विलय का मोल अंश है, ये बी का मोल अंश है यानी विलायक का मोल अंश है। अब अगर हम दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, विलयन तैयार हो जाएगा। अब जो हमारे पास विलयन है उसके मोल अंश की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है विलयन का मोल अंश तभी बनेगा जब हम इन दोनों के मोल अंशों को जोड़ेंगे, यानी आपका बन जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी। तो जो मोल अंशों का वो योग होता है ना, वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप पूछोगे कि मैम 1 के बराबर क्यों होता है और कैसे होता है, हम क्यों माने। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो मैटर है ना, वो हम अभी प्रूफ करके बताएंगे कि ये कैसे 1 होता है। ठीक है, चाहे इसके अंदर आप द्विअंगी विलयन लो, चाहे त्रिअंगी विलयन लो, चाहे चतुरअंगी विलयन लो, मतलब कितने भी चीजों से मिलकर विलयन बनाओ, उसके जो मोल अंशों का योग होगा वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो अब अपने बात करेंगे इसके क्या कहते हैं, इसको प्रूफ करने के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर अपने बात करें विलय है विलायक है, तो सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करते हैं, इनके मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। अगर हम ए के मोल ज्ञात करें, ए के क्या ज्ञात करें, मोल ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जब हम किसी के मोल ज्ञात करते हैं तो जो मोल होता है किसी पर्टिकुलर चीज का, यानी विलय के मोल ज्ञात करना चाहते हो आप, तो विलय के मोल ज्ञात करोगे तो उसका फॉर्मूला बनता है कि उस चीज के मोल, यानी जिसके आप ज्ञात कर रहे हो, विलय के मोल अपॉन में कुल मोल। यानी देखो यहाँ पे समझना कि जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले ना अपने यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं कि जो आपके पास ए है ना,
इसके मोल को अपने शो करेंगे Na से। किसे शो करेंगे? Na से। एक बार ये मत देखो, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आप थोड़ा सा रुको, ठीक है। ये जो A की मोल है इसको तो मैंने लिख दिया Na से, मोलों को हम N से प्रेजेंट करते हैं और A की मोलों को हमने Na नाम दे दिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अपने बात करेंगे B के मोल। B के मोलों को अपने किससे प्रेजेंट करेंगे? Nb से। क्लियर यहाँ तक? अब जो अपने को करना है काम इसके अंदर, अब अपने को A के मोल अंश ज्ञात करने हैं। क्या किसका मान ज्ञात करना है? मोल अंश का मान। मोल अंश यानी हम XA का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जब हम किसी के भी मोल अंश ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर पहले आप फॉर्मूला देख ली। अगर हम किसी के भी मोल अंश ज्ञात करते हैं यानी हम X का मान ज्ञात करते हैं, तो मोल अंश का जो फॉर्मूला होता है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जिसके मोल अंश आप ज्ञात कर रहे हो उसके मोल अपॉन में कुल मोल। यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपॉन में कुल मोल। मतलब ये जो मैंने आपको लिखा है ये तो समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया A जो कि आपका क्या है? विलय के मोल अंश आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब ये जो मैं फॉर्मूला समझा रही थी आपको समझ आ जाएगा। अगर A के मोल अंश आप ज्ञात करोगे तो A के मोल अंश को अपने किससे लिख रहे हैं? XA से लिख रहे हैं, ठीक है। अब जो XA का मान आप ज्ञात करना चाहते हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? उसी के मोल अपॉन में कुल मोल। यानी मैं ये बोल सकती हूँ अगर आप XA का मान ज्ञात करोगे तो XA के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है। XA इक्वल्स टू हो जाएगा विलय के मोल अपॉन में विलयन के कुल मोल। विलयन के कुल मोल। अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब देखो अगर XA का मान ज्ञात करना है तो विलय के मोल आपके पास क्या है? विलय के मोल यानी A के मोल आपके पास क्या है? Na है। कंफ्यूजन तो नहीं है क्योंकि A को हम विलय के रूप में ले रहे हैं तो उसके मोल विलय के मोल ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? Na अपॉन में विलयन के कुल मोल। अब विलयन के अगर आप कुल मोल ज्ञात करोगे तो आप विलय और विलायक के मोलों को आपस में जोड़ोगे तभी विलयन का मोल आपके पास आपको ज्ञात होगा। तो क्या बन जाएगा? Na प्लस में Nb। क्लियर बात? यानी उसी के मोल अपॉन में कुल मोल, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था आपको जस्ट, ठीक है। फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या बनता है? अगर आप XA का मान ज्ञात करते हो यानी विलय के मोल अंश ज्ञात करते हो तो फॉर्मूला बनता है विलय के मोल अपॉन में विलयन के कुल मोल। विलय का मोल आपके पास क्या दे रखा है? Na और इसके विलयन के कुल मोल ज्ञात कैसे करोगे? दोनों को जोड़कर। क्लियर बात? ठीक है। अब अपने बात करते हैं B के बारे में। B जो है आपके पास किसके रूप में है? विलायक के रूप में। यानी मैं लिख सकती हूँ विलायक के मोल अंश। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपको ध्यान ही है, अगर हम विलायक के मोल अंश ज्ञात करेंगे तो विलायक के मोल अपॉन में कुल मोल, यही बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या बन जाएगा? विलायक के मोल अपॉन में विलयन के कुल मोल। अब देखो यहाँ पर विलायक के मोल की बात करें तो विलायक का मोल क्या है आपके पास? ये यानी क्या आ जाएगा? Nb अपॉन में विलयन के कुल मोल क्या हो जाएगा आपका? Na प्लस में Nb। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने ज्ञात कर लिया कि XA का मान हमने ज्ञात कर लिया और XB का मान हमने ज्ञात कर लिया। ये XB है और वो आपका क्या था? XA था। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपको विलयन के कुल मोल, अगर कुल मोल भिन्न अंश जो है आपको ज्ञात करना है, विलयन के मोल भिन्न अंश आप कब कैसे ज्ञात करोगे? जब आप विलय और विलायक के मोल अंशों को जोड़ दोगे, विलयन का ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? XA प्लस में XB, यही बन जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो XA का मान आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, क्या बन जाएगा?
एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। ठीक है, ऐसे अगर अपने एक्स बी की बात करें तो एक्स बी का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको पता है जब इस तरीके से आपके पास दो संख्याएं आ जाती है तो आप सबसे पहले इसका लघुत्तम लेते हो। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एन ए प्लस एन बी आपको कॉमन दिख रहा है, लघुत्तम ले सकते हो एन ए प्लस एन बी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब हम इस तरीके से लघुत्तम लेते हैं तो पहले इसका भाग इससे देते हैं, भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली रकम से, यही चीज है। तो अब इसका भाग दोगे आप इससे, जब इससे भाग दोगे तो एक ही आएगा, सेम है। अब जो एक बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो क्या बच गया आपके पास, एन ए प्लस में। अब नेक्स्ट में इसका भाग इससे दोगे, वही सेम एक ही आएगा। फिर जो आपके पास रकम बच जाती है उसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो क्या बन जाएगा आपका, एन बी। अब आप देख रहे हो जो संख्या नीचे है वही ऊपर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनका आंसर क्या आ जाएगा, एक। और यही चीज हमने प्रूफ किया था कि जो आपका एक्स ए प्लस एक्स बी है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर एक इक्वल। जो चीज हमने स्टार्टिंग में बात की थी वही चीज हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दी। समझ आ गया होगा अब तक। अब देखो मैंने आपको कहा था ये तो द्विअंगी विलयन है। अगर इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं त्रिअंगी विलयन के बारे में, यानी जो हमारा विलयन है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, तो उस टाइम जो हमारा मोल अंश होगा विलयन का वो भी एक के बराबर होगा। यानी अगर मैं इसमें एक सी भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी आपका क्या है, विलय है। जरूरी थोड़ा ना कि विलयन के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हो, तीन चीजें भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, क्योंकि विलयन आपका द्विअंगी भी होता है, त्रिअंगी भी होता है, चतुरअंगी भी होता है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इज टू 1। ठीक है, अब ये भी आपको मैं जल्दी से प्रूफ करके बता देती हूँ। यहाँ वाला तो टॉपिक समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर अगर अपने इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, मोल अंश ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अपने लिखते हैं ए के मोल, ए के मोल को किससे लिखेंगे, एन ए से। बी के मोल किससे लिखेंगे, एन बी से। सी के मोलों को अपने किससे लिखेंगे, एन सी से। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम ज्ञात करें ए के मोल अंश, ए के मोल अंश ज्ञात करेंगे, यानी अपने बात करते हैं एक्स ए के बारे में, तो आपको फॉर्मूला पता है कि जिसके अपने अगर ए की बात करें तो ए आपको क्या है, विलय है, तो विलय के मोल अपन में कुल मोल। अब यहाँ पर विलय तो आपके पास ए की बात करें तो इसके मोल तो आपके पास एन ए है, लेकिन कुल मोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी भी आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि विलयन में अब मैंने सी भी मिला दिया है। ठीक है, अब ऐसे अपने बात करते हैं बी के मोल अंश, इसको लिख देते हैं एक्स बी से, क्या बन जाएगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ऐसे अगर अपने बात करें सी के मोल अंश के बारे में, जिसे अपने किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सी से, क्या बन जाएगा, एन सी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्लियर। अब हमें ज्ञात करना है ए के मोल अंश हमने ज्ञात कर लिए, एक्स सी का ज्ञात कर लिया, मान एक्स बी का ज्ञात कर लिया, एक्स सी का ज्ञात कर लिया। अब जो हमारा त्रिअंगी विलयन बना है, यानी अब जो हमारे पास विलयन बन गया तीनों चीजों से, अब इनका अगर मोल अंश ज्ञात करना है विलयन का, तो तीनों को जोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। अब कुछ नहीं करना, जो जो अपने मान इनके फाइंड आउट किए हैं उनको रखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ए का मान क्या था, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, प्लस में एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और एन सी अपॉन में एन ए प्लस
NB प्लस NC। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम हमारे पास क्या आ जाएगा, Na प्लस NB प्लस NC। नेक्स्ट स्टेप वही है, इसके इससे भाग करेंगे एक आ जाएगा, उसको इससे गुना करेंगे Na आ जाएगा। सेम इसके इससे भाग करेंगे एक आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे NB, और जो लास्ट वाला है उसका क्या बन गया आपका NC। सेम सेम वैल्यू आ गया आपके पास, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1 आपके पास। यही चीज हमने स्टार्टिंग में कहा था और यही हमारे लास्ट में बन गया। यानी विलेन आपका कितने भी चीजों से मिलकर बना हो, यानी द्विअंगी हो, त्रिअंगी हो, चतुरअंगी हो, उसका जो मूल अंशों का योग होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप करके बताना। अगर नहीं होता तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। आप लोग कमेंट क्या करो कि कौन सा चीज़ समझ आ रहा है, कौन सा नहीं समझ आ रहा, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई कहाँ क्या डाउट रह जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपने बात करेंगे इस रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक विलियन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। H2O और CH3OH की मोल भिन्न क्या होगी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मोल भिन्न ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप CH3OH का ज्ञात कर लोगे, उसके बाद H2O का ज्ञात कर लोगे, उसके बाद दोनों को जोड़ोगे तो आंसर एक ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। नहीं होता है तो और कभी किसी अदर वीडियो में मैं इसको समझा दूंगी आपको। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। आई थिंक अभी तक जितने भी टॉपिक करवाए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप लोग ना रिटन प्रैक्टिस क्या करो, जो जो टॉपिक्स करवाए जाते हैं, क्योंकि अगर आपने रिटन प्रैक्टिस कर लिया ना तो वो चीज़ अच्छे से आपको याद रह जाता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।